ब्रिटिश काल के दौरान 1935 का शासन अधिनियम पारित किया गया जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ये सही है। सी, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा या बी 1919 के अधिनियम द्वारा से 1935 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1929 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? संघीय शासन की व्यवस्था वही 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार 1935 में संघीय सरकार की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, या सी गवर्नर जनरल को, या प्रांतीय गवर्नर को। तो इसमें दी गई थी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी। निम्नांकित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान। ये नहीं है। बाकी महत्वपूर्ण अवयव और स्थायी अवयव हैं विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में आया था। अतः 3 विकल्पों वाला भारत सरकार 1935 में समाहित थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। या सी इसमें भारत विभाजन सम्मिलित है, या डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई।
तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्याय की स्थापना आदि। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्तमान भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडिया इंडिपेंडेंस 1947। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार वर्ष 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में कृषि मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचक की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का। राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचक व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा तथा संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने आमंत्रित किया कि वे दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहले बैठक में उपस्थित हों। नौ दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ग्यारह दिसंबर 1946 को
संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समन्वित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 के भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार है: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षियानी वेलायुधन बेगम, एजाज रसूल, एना मस्किनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के विकल्प खुला रखा हुआ गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। क्वेश्चंस। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो वह किया था एमन रॉय ने। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एमएन रॉय ने दिया था। संविधान निर्मात्री सभा का विचार एमएन रॉय ने दिया था। तीसरा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो ये किया गया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। नहीं, सॉरी, ये किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह था 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। इन व्यक्तियों में से कौन
इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस था, बेबी अलेक्जेंडर था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, विलियम वुड नहीं था। ऑप्शन ए। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और प्रथम बार किस मिशन 1942 के अंतर्गत सोचा गया था, और भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। उन्नीस सौ 46 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। कथन ए। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण, बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये सही है पर कारण गलत है। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिंगलिथो के स्थान पर विस्काउंट बेवेल वायसराय तथा जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखा। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के आधार सार्वजनिक किया। बेवेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारिणी में सदस्यों की हिंदू के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांविधानिक गतिरोध दूर करना था। इनका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है पर कारण गलत है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम होगा ये क्वेश्चन।
नीचे दिए कूट से सही अंतर इसमें कोई भी नहीं है, वहाँ प्रत्यक्ष रहेगा तब सही होगा। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अनेक कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये नहीं था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन करें फिर कूट से कीजिए। ऑप्शन ए और डी ये सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये भी गलत है। ये बहुदलीय संरचना थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों के माध्यम से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो मुस्लिम, इंडियन तथा पारसियों के सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये सही है। ये सी गलत है। धन्यवाद।